नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हमने अपने पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और साथ में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। जैसा कि आपका स्क्रीन बता रहा है कि आपका एक होमवर्क था। आई थिंक आपने किया होगा और कुछ ने स्टूडेंट ने तो करके मुझे भेजा भी है। सही काम किया है। आज इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करवा के हम ये देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो एक बार इस प्रश्न को मैं वापस रिवाइज कर लेता हूँ, बता देता हूँ इस प्रश्न में क्या है। समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न में लिखा है, हरीश हरीश एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है। उसके ड्यूरिंग द ईयर कुछ अलग अलग ड्राइंग दिए हुए हैं। ऑन फर्स्ट फैब 4000, फर्स्ट मई 10,000, 30 जून 4000, 31 अक्टूबर 12,000 और दिसंबर 4,000। प्रभावित होने वाली वार्षिक दर से। देखो, अब इस सवाल में आपको क्लोजिंग डेट नहीं दिया हुआ है कि आपका प्रश्न क्लोजिंग डेट नहीं दिया हुआ है। अब क्लोजिंग डेट नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन, पहली बात तो ऐसा प्रश्न नहीं आता है। मैं ये और क्लियर कर देता हूँ कि पहली कंडीशन। हालांकि आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो थोड़े से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर मिस्टेक है ही है। आप कोई सा भी प्रश्न उठाओ, लगभग कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल ही जाती है। मैं एनसीईआरटी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ रियलिटी है उसको तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट में ये प्रॉब्लम रह जाती है। जनरली एनसीईआरटी की बुकें इंग्लिश में होती है और उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हो सकता है कुछ लैंग्वेज की थोड़ी सी फर्क पड़ जाए। तो इस सवाल में हमको नहीं दिया हुआ है आपका क्लोजिंग डेट। तो अब उसके ड्राइंग करने का जो नेचर है वो थोड़ा समझिएगा। उसने पहला ड्राइंग 1 फरवरी को किया है, फिर 1 मई को है, 1 जून को है, एक 31 अक्टूबर को है और 31 दिसंबर को है। स्टार्टिंग उसका फरवरी से है। यदि हम इसका क्लोजिंग डेट 31 मार्च मानते हैं, सपोज कीजिए, वैसे होना चाहिए 31 मार्च, जैसा कि प्रश्न की लैंग्वेज कह रहा है। 15-16 मतलब अप्रैल से 31 मार्च तक की बात समझ सकते हैं। लेकिन एक और इसका मैं कह सकता हूं कि एक और इसका इश्यूज अपन देख सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट ड्राइंग 1 फैब को किया, यदि हम 31 मार्च को क्लोज कर देते हैं, सपोज कीजिए 31 मार्च को क्लोज कर देते, तब तो ये 2 वर्ष के दिए हुए हैं, तब तो 2 साल के हो जाते हैं। क्योंकि 1 मई तो उस साल में, उस वर्ष में तो आएगा नहीं, नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इसीलिए हम इसका क्लोजिंग डेट मानेंगे 31 दिसंबर। क्योंकि ये जो लिख रहा है ना कि दो 15-16 के दौरान, मतलब ये सारा एक ही वर्ष के अंदर है। और एक वर्ष के अंदर है मतलब 31 मार्च को तो आपका बंद नहीं हो सकता। 31 मार्च को बंद नहीं होगा। 31 दिसंबर को हम क्लोजिंग डेट मान के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। समझते हैं कैसे करना है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ, सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि सवाल में कौन सा मेथड यूज करोगे, सिंपल, प्रोडक्ट या एवरेज। आप कौन सा मेथड यूज करोगे इस प्रश्न की नेचर को देखते हुए? आपके हिसाब से मुझे बताइए, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, सिंपल, प्रोडक्ट या एवरेज? कौन सा वाला करोगे? जल्दी से रिप्लाई कीजिए बेटा। ईशा जी, खुशबू जी, हीतल जी, कुमकुम जी, पूजा जी, कौन सा करोगे? चलिए, रिप्लाई आया है प्रोडक्ट मेथड। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस खुशबू जी। सही है आपका प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हम बार बार चेंज कर रहे हैं। वेरी नाइस, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट मेथड के लिए हमको लिखना है डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। अब अपने पास डेट अलग अलग दे रखी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट मेथड डेट है हमारे पास है पहली 1 फैब, फिर आपका 1 मई, 30 जून, 31 अक्टूबर एंड लास्ट 31 दिसंबर।
हमने माना है कि हमारा क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट हो गया 4,000, 10,000, 4,000, नेक्स्ट 12,000 एंड 4,000। अब आप मंथ काउंट करो, 1 Feb टू 31 दिसंबर कितना टाइम होता है? 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक, तो पूरा 11 महीने। 1 मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। जून से, तो जून 30 है, मीन्स आपको जून तो काउंट करना नहीं है, डायरेक्टली हम जुलाई से काउंट करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीने। 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर तो चला गया, नवंबर और दिसंबर, और 31 दिसंबर तो सेम डे क्या काउंट करोगे? अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4,000 इंटू 11, 44,000, 80,000, 24,000, 24,000, 24,000 एंड नथिंग। नेक्स्ट, अब आप टोटल करोगे प्रोडक्ट का, फटाफट इसका टोटल करके बताइए बेटा कितना आता है। 44 और 80, 1,24,000, 1,24,000 और 24, 1,48,000, 1,48,000 प्लस 24, 48 प्लस 24,000, 1,72,000, 1,72,000। आपके भी यही आ रहा है क्या? आपके कुछ अलग आ रहा है? बेटा जस्ट फास्ट फटाफट कीजिएगा। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1,72,000 इंटू 7.5 इंटू 7.5 कितना हुआ? डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12। आपका इंटरेस्ट आ रहा है 1075, 1,075 रुपए। एनी डाउट? ये समझ में आया? इस सवाल में कोई डाउट है तो बता दीजिए, वैसे आपका सवाल पूरा होता है। पहले तो ये बताओ इस सवाल को किया किस किसने था? हालांकि किसने मुझे भेजा था उनका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की क्या रियलिटी है, आप लोग सत्य कितना बोलते हो, कितना सच बोलते हो। बिल्कुल सही है। और बाकी लोगों ने? बेटा होमवर्क आप लोगों के लिए होता है, आपको करना होता है। एक बात फिर कह देता हूँ, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी। आपको बार बार सवाल करना पड़ेगा, एक ही प्रश्न को 2 से 4 बार करोगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था वो आज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न में लिखा, मेमन एवं थॉमस एक फॉर्म में साझेदार है, वे लाभ हानि बराबर बांटते हैं, आहरणों पर 10% की दर से ब्याज प्रभारित होता है। वर्ष 2015-16 के लिए यह मानकर मेमन की आहरित राशियों पर ब्याज परिकलित करें कि वर्ष भर प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000, मध्य में 1,500 और अंत में 1,200 रुपये आहरण किए हैं। मुझे यह बताओ इस सवाल में आपका कौन सा मेथड लगेगा? इस प्रश्न में आप कौन सा मेथड लगाओगे? यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि विच मेथड इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चंस। वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट सिंपल, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो कौन सा मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा आपके लिए? जस्ट फास्ट फटाफट बेटा रिप्लाई कीजिए। आप ऐसा होना तो माइक ऑन करके बता दीजिएगा, अपने आप को बोल के बता दीजिएगा, ताकि क्या है आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। कि जब तक आप मेथड नहीं बताओगे मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, ये पहले ही बता देता हूँ। नहीं सब पता आपको? चलिए, बहुत बढ़िया रिप्लाई आया था, है सही। एवरेज मेथड लगेगा इसमें। इसका मैं आपका मेथड होगा एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड है, तो एवरेज मेथड में आपको काम क्या करना होता है? हम करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
देखो, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, एवरेज मेथड से करनी है, तो एवरेज मेथड से आपके पास तीन अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। यदि आप प्रत्येक माह के प्रारंभ में करते हो तो क्या इंटरेस्ट होगा, मध्य में करते हो तो क्या होगा, अंत में करते हो तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे तीनों अलग अलग पॉइंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपका फॉर्मूला तो सबके लिए सेम रहता है, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब पहली कंडीशन में आपने ड्राइंग किया है 2000, तो टोटल ऑफ ड्राइंग, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला अपन ने लिख दिया टोटल ऑफ ड्राइंग, या लिख दो टोटल ड्राइंग, लिख दो ऑफ हटा दो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि आपका मेमन 2000 रुपये प्रत्येक माह, लिखा ना प्रत्येक माह का मतलब होता है एवरी मंथ, तो वो साल में कितना ड्राइंग करेगा। आप अपना माइक को अनम्यूट करो और बोल के बताओ कितना ड्राइंग करेगा। वो टोटली 12 महीने का ड्राइंग कर रहा है, प्रत्येक माह मतलब एवरी मंथ 2000 रुपीज, तो टोटली पूरे साल का कितना ड्राइंग होगा। प्लीज गिव मी रिप्लाई, जस्ट फास्ट। कोई नहीं बताएगा। 24,000, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमने लिख दिया 24,000। अब आपका रेट है 10% इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड के लिए मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के यूज करो, या फिर आपको फिक्स पैटर्न बताया था कि जहां आपको डेट नहीं दे रखी है और एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो कितना एवरेज पीरियड लगता है, मैंने आपको बताया था। आप उससे रिप्लाई कीजिएगा कितना एवरेज पीरियड लगेगा, कितने महीने का आप ड्राइंग निकालोगे, इंटरेस्ट कितने महीने का होगा। जस्ट फास्ट, 6 मंथ। बेटा रॉन्ग है, सोचो, प्रश्न देखिए उसके बाद बताइए। नेक्स्ट। और कुमकुम जी गलत है आपका, फिर से विचार कीजिए। 6.5, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है। यदि हम एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट होता है 6.5 मंथ का। यदि आप मिडल डेट को करोगे तो 6 मंथ का, लास्ट डेट को करते हो तो 5.5। तो यहाँ हम एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 6.5 मंथ। हमें 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे कितना आता है, 1300 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक बार 20, और ये हो गया आपका 1300 रुपीज। 6.5 इंटू 2, 65। ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, दूसरा कंडीशन। दूसरी कंडीशन में काम क्या होता है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कस्ट, फॉर्मूला सेम है, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ आपका ड्राइंग हो रहा है 15,000 रुपये पर, सॉरी 1500 रुपये पर मंथ। अब 1500 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 18,000 रुपये। 12 महीने का आ गया 18,000 रुपये। हाँ, जब आप हर महीने की बीच वाली तारीख को, मध्य तिथि को जब आहरण करते हो, तो कितने महीने का ड्राइंग लगेगा, अभी मैंने आपको बताया है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। हम एवरेज मेथड कर रहे हैं 6 मंथ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमारा इंटरेस्ट होगा 6 मंथ का, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ गया आपका 3,000, 6, 3600 रुपये, 15, 900 रुपये इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है 900 रुपये। कैलकुलेट करो कितना होता है, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना होता है बेटा।
इसका इंटरेस्ट आ गया 900। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न इसका भी, प्रत्येक माह के अंत में 1200 रुपए है, तो हर महीने की लास्ट में 1200, तो 1200 के हिसाब से 12 महीने का कितना पैसा हो गया, 14,400 रुपए, जिसका 10% आप कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालोगे, यहाँ कितने महीने लगेगा, एवरी बिगिनिंग ऑफ सॉरी क्लोजिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स 5.5। हेतल जी का सही आंसर है, बाकी बेटा आप लोग भी आंसर टाइम पे दिया करो। बहुत बढ़िया, सोलंकी जी का भी सही है। अब इसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, 1440 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, वैल्यू आ गई आपकी 660। ये आपका आंसर आता है, समझ में आया ये, इसमें किसी को डाउट, एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। समझना बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको नहीं लिया है उसका। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, 31 मार्च 2016 को लेखा खाते बंद होने के बाद राम, श्याम तथा मोहन की पूंजी क्रमशः 24,000, 18,000 व 12,000 रुपये प्रकट होती है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज शामिल होने से रह गई है। 31 मार्च 2016 को वर्ष के अंत में यह लाभ 36,000 रुपये होता है तथा साझेदारों के आहरण राम 3600, श्याम 4500, मोहन 2700 रुपये है। राम, श्याम व मोहन 3:2:1 में लाभ विभाजित करता है, पूंजी पर ब्याज परिकलित की। देखो यहाँ पर आपका सवाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ड्राइंग का नहीं है। और एक बार फिर हम वही वाला दिमाग लगाते हैं जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा था। आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काम क्या करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर किए थे कि यदि आपके पास, यदि आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग दिया हुआ है तो पहले हमको ओपनिंग निकालना पड़ता है। यदि हमें लॉस दिया हुआ है तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। यदि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में ही बांटेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं। अब इस प्रश्न में भी हम देखा जाए तो पहली लाइन, मतलब जहां से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वही हमें बहुत ही क्लियर इंफॉर्मेशन है कि दिस कैपिटल इज ऑन 31 मार्च 2016। मतलब आपको लिखा है कि 31 मार्च 2016 को लेखा खाते बंद होने के बाद, मतलब आपने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, उसके बाद आपकी कैपिटल दी हुई है 24,000, 18,000, 12,000, मीन्स ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। और जब हमें ये पता है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट नहीं देते, हम देते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, तो सबसे पहले तो हम इसका ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास 31 मार्च 2016 को जो कैपिटल है, मतलब वो तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, और हमें इस बात का बिल्कुल ही 100% पता होता है, या हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट देते ही नहीं है, हम तो ओपनिंग पे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग निकालते हैं। अब ओपनिंग कैसे निकालते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। अब वो क्या प्रोसेस है वो हम करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब 3 पर्सन है आपके पास में, राम, श्याम और मोहन, ठीक है। हम यहां लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 24,000, 18,000 और 12,000। अब इसमें ऐड करना है ड्राइंग। ड्राइंग आपको ऐड करना होता है, तो चलिए ड्राइंग कितना कितना है, 3600, 4500 और 2700। लेस करना है नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट आपको लेस करना है। अब नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 36,000, जो कौन से रेशियो में बटेगा आपका? 3:, रेशियो है आपके पास 3:2:1। अब 36,000 को 3:2:1 में शेयर करते हैं। आपको पता है कैसे शेयर करते हैं? इसको लिखते ऐसे हैं, 36,000 इंटू 3/6। 6 कहाँ से आए? तो 3 और 2 5 और 1 6, तीनों को टोटल करना पड़ता है। फिर वापस इसका करेंगे 36,000 इंटू 2/6, 36,000 इंटू 1/6 मीन्स ये कितना होगा? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, सेम 12,000 एंड 6,000 मीन्स आपका प्रॉफिट आ गया 18,000, 12,000 एंड 6,000। ये तीनों ही लेस करना है, ये तीनों लेस करना है, ब्रैकेट का मतलब माइनस करना है। तो अब इसमें से घटाइए कितना होता है। तो 24,000 में 3,600 जोड़िए और 18,000 घटाइए। तो 24 में से 18 गए 6,000, 6 + 3 9,600 रुपए। कितना आया? ये जो नीचे आएगा उसे हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसका आ गया 18,000, सॉरी 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 9,600 रुपए। देखना आप लोग भी कैलकुलेशन करना। और ये हो गया आपका 8,700 रुपये। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, आपके हिसाब से भी यही आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैलकुलेट करो बेटा। है आज कौन एब्सेंट है? ईशा जी और कुसुम जी। चलो, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ये ओपनिंग समझ में आया सबको कि कोई डाउट है? इस ओपनिंग कैपिटल में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 5%। अब इसका 5% निकालना है। आप लिखोगे @5% पर एनम। तो 5% निकालो इस तीनों का। कितना कितना हुआ? जैसे 9600 इंटू 5/12, सॉरी 5/100, 10,500 इंटू 5/100 एंड 87 इंटू 5/100। तीनों की कैलकुलेशन करो बेटा, कितना होता है? ये किसका आया? 480। 480 फर्स्ट का। चलिए खुशबू जी लिख रहे हैं 480। दूसरे का? दूसरे का कितना आएगा? मैं नहीं करूंगा, आप ही बताओगे। आप बोलो, मैं लिख दूंगा। ठीक है, बोल दो ना, इतना मैसेज लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। आप अपना माइक स्टार्ट करके बोल लो। 525। ये किसका है? 525 किसका है? श्याम का। और मोहन का? मोहन का कितना है? जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? बेटा ये लाइव क्लास चल रही है, आपको अपना पूरा का पूरा पार्टिसिपेंट करना होगा, अपना भी यहाँ पे योगदान देना होगा। जब तक आप लोग नहीं मेहनत करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। 435 रुपए किसका है? ये मोहन का। चलिए वेरी नाइस। आपकी क्लास में केवल 1-2 बच्चे ही थोड़ी ना है, आप सभी भी तो काम करने वाले हो ना, आप सबको भी तो करना होगा। वेरी नाइस, सही है इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो इस प्रकार से करना है। एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। समझ में आ गया ये सवाल? ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आया है? प्लीज रिप्लाई में जो नहीं समझा है इस प्रश्न को बता दीजिए, मैं वापस समझा दूंगा। देखो इस टॉपिक में अभी 2 पॉइंट और बचे हैं हमारे पास। अभी तक हमने 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक में आपके पास टोटली 5 पॉइंट रहता है। पहला पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। तो अब हमारा अगला पॉइंट आएगा गारंटी। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है गारंटी का। देखो गारंटी भी आपके लिए 100% एग्जाम में आने लायक रहती है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से भी बनते हैं। तो गारंटी क्या होती है वो समझना होगा हमें अपनी अगली क्लास में गारंटी समझाएंगे। हमको अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लियर किया है। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया होगा। साथ में पीएनएल एप्रोप्रिएशन का भी हमने एक छोटा सा फॉर्मेट समझाया था।
हालांकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो उससे रिलेटेड भी एक दो सवाल करके उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बट फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ गारंटी का। हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, गारंटी का एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है गारंटी। आखिर गारंटी क्या होती है वो समझेगा थोड़ा सा। वर्ड आता है गारंटी। देखो, गारंटी का मतलब जनरली हम समझते हैं विश्वास दिलाना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैं गारंटी ले देता हूं, आप कर लीजिए, काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा, या मैं मार्केट गया और मुझे कोई सामान चाहिए था, मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, आप हमारे साथ थे या आप मुझे वहां मिल गए, तो आपने दुकानदार को कह दिया कि कोई बात नहीं अंकल जी, आप इनको दे दीजिए, मैं गारंटी लेती हूँ सर की, या मैं गारंटी लेता हूं कि सर आपको पैसा दे देंगे। मतलब गारंटी मतलब आपने मेरी ओर से विश्वास दिया है, आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं पैसा दे दूंगा। अब बाय द वे प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, इस बात का स्पेशली ध्यान रहे, गारंटी के अंदर क्या होता है, बाय द वे यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जब गारंटी देते हैं तो बहुत सोच समझ के दी जाती है कि यदि आपने पैसा नहीं दे पाए तो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गारंटी, अब पार्टनरशिप में क्या गारंटी होती है, तो जनरली वैसे तो पार्टनरशिप की गारंटी 4 प्रकार की है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही दे रखी है, तो फिलहाल हम 2 पर ही डिस्कस करेंगे। है वैसे 4, बट 2 दे रखी है तो 2 करेंगे। अब आपके पास जो 2 गारंटी है वो कौन कौन सी है वो समझिएगा। 2 प्रकार की गारंटी आती है। एक तो आ रही है आपके साझेदार द्वारा, सॉरी, एक तो आ रही है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार को गारंटी। पहली आ रही है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, और दूसरी आ रही है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। पहली आती है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, दूसरी आती है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। अब सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझ लीजिएगा कि आखिर ये फर्म होता क्या है। फर्म आप कैसे कहते किसे हैं, फर्म किसे कहेंगे, तो फर्म का मतलब होता है साझेदारों का समूह, साझेदारों का समूह जिसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। मतलब आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको एक ग्रुप में इंक्लूड कर ले तो उसे हम फर्म कहते हैं। फर्म का मतलब जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स का एक जो ग्रुप होगा उसी को हम फर्म कहेंगे। तो जब आपकी गारंटी फर्म द्वारा दी जा रही है, मतलब आपके पार्टनर को गारंटी फर्म दे रही है, जब का देने का मतलब होता है कि जो आपकी गारंटी है वो सभी पार्टनर मिलकर देंगे। फर्म का देने का मतलब सभी पार्टनर मिलकर गारंटी दे रहे हैं, उसे बोलता है फर्म द्वारा गारंटी। ठीक है। और साझेदार द्वारा मतलब कोई एक सिंगल पर्सन दे रहा हो या दोनों जने अलग अलग तरीके से दे रहे हो, उसे हम बोलते हैं साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। तो जनरली ये समझ में आ गया आपको कि 2 प्रकार की गारंटी होती है, फर्म द्वारा और साझेदार। अब गारंटी में क्या होता है, गारंटी के अंदर साझेदार को हम ये लिख देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि गारंटी में साझेदार को न्यूनतम न्यूनतम लाभ का आश्वासन दिया जाता है। न्यूनतम लाभ का आश्वासन दिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य रहता है कि उसे एक मिनिमम प्रॉफिट के, मतलब इतना तो आपको होगा ही होगा, नहीं होता है तो हम आपको देंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न हम यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जैसे ए बी व सी 3:2:1 में साझेदार है, सी को सी को
फर्म में न्यूनतम 6,000 रुपए की 6,000 रुपए लाभ की गारंटी दी। वर्ष के अंत में फर्म को 40,000 रुपए 42 सॉरी वर्ष के अंत में फर्म को 24,000 रुपए लाभ प्राप्त हुआ या लाभ हुआ, 24,000 रुपए का लाभ हुआ। देखो ये जैसे अपना प्रश्न है कि हमारे पास एबीसी 3 पार्टनर हैं जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। आपके पास सी एक ऐसा पर्सन है जिसको न्यूनतम लाभ की गारंटी, सी को न्यूनतम मतलब उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 6,000। 6,000 से कम नहीं, 6,000 तो मिलने ही चाहिए। वर्ष के अंत में देखा जाए तो फर्म का लाभ कितना हो रहा है, 24,000। अब अपन पहले चेक करते हैं कि 24 के हिसाब से इन तीनों को कितना कितना मिल रहा है। 24 में इनको कितना कितना मिल रहा है, 3/6 मतलब इसका तो आ गया 12,000। 24 इंटू 2/6 इसका हो गया 8,000 और 24,000 इंटू 1/6 मतलब 4,000। तो हम देखते हैं सी को मिलना कितना चाहिए था, 6,000, लेकिन उसके हिस्से में 4,000 ही आ रहा है। तो बाकी का जो 2,000 रुपए है वो दोनों पार्टनर, जो बाकी के पार्टनर है वो उसे लाके देंगे, कैसे भी करके उनको देना, अपने हिस्से से दो चाहे कहीं से भी दो, बाकी उसको देना पड़ेगा। मतलब सी का हिस्सा 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये चैप्टर या इसी पॉइंट पर ये आपका कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, या कह सकते हैं कि इसी के आधार पर हमें काम करना है। अब इसी के रिलेटेड हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, फर्म द्वारा दिया जाता है या साझेदार दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रश्नों के नेचर पर डिपेंड होता है कि फर्म कैसे देती है और साझेदार कैसे देता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिस इस टॉपिक को लेकर, गारंटी को लेकर। इससे रिलेटेड आगे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब जाके इसको थोड़ा सा डीपली समझ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप जरूर बताइएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझने की कोशिश करना। इस बीच और भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। और दूसरी बात, होमवर्क रेगुलर करना है। ये जैसे प्रश्न मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये दिया था, कोई ठिकाना नहीं है, आपने भेजा नहीं है अभी तक, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके मुझे आपको भेजने हैं। एनी हाउ आपके लिए एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। धन्यवाद।